Hello, good morning, welcome, adab, sat sri akal, and namaskar to all of you, and welcome back in my YouTube channel. आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है और आज एक फिर से नई सुबह और आज इस नई सुबह के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और सीरीज ऑफ वीडियोस। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है, प्रीवियस वीडियोस मैंने जो बनाए हैं दैट इज फॉर द एनपीओ। एनपीओ के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं और एनपीओ के टोटल मैंने 20 वीडियो अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देन इसके बाद आपके थियोरेटिकल पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन किया है। तो उसी कड़ी को हम जारी रखते हुए कोविड-19 फ्री लेक्चर्स के ये जो कैंपेन मैं चला रहा हूँ, इस कैंपेन को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्टनरशिप की सीरीज ऑफ पार्टनरशिप। और जो पार्टनरशिप का सीरीज मैं आज चालू करने वाला हूं, क्योंकि पार्टनरशिप में तो है तो बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन उस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आज का वीडियो की शुरुआत एक एजुकेशनल थॉट के साथ करूंगा। और थॉट आज का जो सुविचार है वो इस प्रकार है: सफलता की सही परिभाषा हर मुसीबत से निकलने का वादा, कोशिश करने का इरादा, आलस कम और मेहनत ज्यादा। The true definition of success promise to get rid of every difficulty, intending to try and last lazy, less and more labor। जैसे कि इस थॉट में बहुत ही साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आपको सफल होना है, अगर आपको सक्सेस पाना है, तो सक्सेस पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अ पर्टिकुलर गोल। आपको एक टारगेट सेट करना होगा और उस टारगेट के लिए आपको मेहनत करना होगा। और मेहनत इतना करना है कि आपको वो टारगेट तक पहुंचने में दिक्कत ना हो और साथ ही साथ आपका लेजीनेस आपको कम करना है। मींस आप जो आलस करते हो, कई बार हम जब कंटिन्यू टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम अनसक्सेस हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम जो उम्मीद छोड़ देते हैं, लेजीनेस, तो हमको ये लेजीनेस को छोड़ना है। दैट मीन्स अगर हमें 12th बोर्ड में सक्सेस पाना है तो जरूरी है कि हमें हमारा टारगेट, हमें हमारा परसेंटेज पहले से डिसाइड करना होगा। देन उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो इस सुविचार के साथ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज जो आपके लिए मैंने टॉपिक लेके आया है वो टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज अगर होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में क्या चेंजेस आते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उसका क्या इफेक्ट होता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा, आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जब पढ़ा था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको समझाया गया था कि कभी भी अगर हम किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जुड़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक पार्टनरशिप डीड बनाने की जरूरत पड़ती है। पार्टनरशिप डीड कहने का मतलब है एक एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है जिसमें सारे क्लॉज, सारे प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए रहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के। अब सवाल ये उठता है क्या वो क्लॉज बनाना जरूरी पड़ता है। तो आपको बता दें कि देयर इज नो कंपल्शन ऑफ प्रिपेयरिंग एनी टाइप ऑफ डीड, बट डीड आर वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स। डीड बनाने की कोई कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन डीड जो है ये हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं अगर कभी भी पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वही डीड से रिलेटेड, क्योंकि आपने देखा जब भी डीड बनता है तो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। रेशियो इन द सेंस, मान लीजिए मेरे पास 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का नाम है एक्स, वाई और जेड। ये तीनों पार्टनर जो है जब इन्होंने डीड बनाया तो जरूरी तो नहीं है कि सारे पार्टनर ने एक बराबर पैसे दिए होंगे। हो सकता है कोई पार्टनर ज्यादा पैसा लगाया होगा तो कोई पार्टनर कम पैसा लगाया है। तो भाई जो ज्यादा पैसा लगाएगा तो शेयर भी उसका ज्यादा होना चाहिए और जो कम पैसा लगाएगा उसका शेयर भी कम होना चाहिए। तो अगर कभी भी हमारा शेयर, मान लो एक्स वाई जेड का शेयर था जब वो बिजनेस शुरू किए थे, दैट इज 3:2:1, 3:1 के रेशियो में उनका शेयर था। लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया, कोई पार्टनर ने बोला कि नहीं यार मेरे पास अभी पैसा ज्यादा आ गया, चलो मैं अब क्या करूंगा, थोड़ा सा मेरा कैपिटल को बढ़ाऊंगा। तो इन दैट केस अगर कोई पार्टनर जो है पैसा अपना बढ़ाता है, या कोई पार्टनर बोलता है कि मैं अपने बिजनेस से कैपिटल जो है विड्रॉ करना चाहता हूं, मैं कैपिटल कम लेना चाहता हूं, इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है आपकी रेशियो भी चेंज होगी। तो अगर आपका पुराना रेशियो था 3:1 और मान लीजिए बाद में जो
नया रेशियो बना दैट विल बी द 1:3। अगर मान लीजिए न्यू रेशियो 1:3 बना तो जाहिर सी बात है उसमें चेंज आया ना, और उस चेंज को शो करना किस तरह से है और उस चेंज से क्या इफेक्ट्स होंगे, उससे कौन कौन से ऐसे हेड्स हैं जिसमें कि इफेक्ट होगा, वो सारे हेड्स उन सारे चेंजेस के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टॉपिक के मेन कंटेंट्स क्या-क्या हैं। कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में आ रहा है कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कभी भी किसी भी तरीके का रेशियो चेंज होता है तो उस चेंज को किस तरह से इफेक्ट दिया जाएगा। देन इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है। देन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करनी है। देन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसके नीड क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने के जो मेथड्स होते हैं वो मेथड्स क्या होते हैं, उन मेथड्स के पीछे क्या लॉजिक होती है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उन गुडविल को निकालने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये सभी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। देन treatment of goodwill, reserves and accumulated profits and revaluation of assets and liabilities, मतलब गुडविल के साथ ही हम इस चैप्टर में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बेसिस पे बनती है, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे कि इनकी चेंज होने से अगर रेशियो चेंज होता है तो इनकी क्या इफेक्ट्स होती है और जर्नल एंट्री में किस तरीके से हम उस एडजस्टमेंट को शो ऑफ करेंगे। तो ये जो है ये टोटल कंटेंट्स है जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हम जो आज का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए देखते हैं, और साथ ही साथ एक और टॉपिक जो छूट रहा है दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के एडजस्टमेंट को भी हमको इसमें देखना है। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है इसका मतलब देख लेते हैं। मीनिंग जैसे कि दिया हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप जो है ये एक ऐसा डीड है जो कुछ लोगों के बीच में बनाया जाता है कि हम जो भी बिजनेस करेंगे साथ मिलके, उससे जो भी प्रॉफिट रेज होगा उस प्रॉफिट को हम जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में बांट लेंगे। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड के वजह से हमको क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जब बनता है तो उसमें जैसा लिखा हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारा शेयर बांटते हैं, हमारे प्रॉफिट्स को, बिजनेस से होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को बांटते हैं। देन क्या लिखा है, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। बोल रहा है कि अगर कभी भी पार्टनरशिप डीड में, दैट मींस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरह से अगर कोई चेंज होता है तो उसके वजह से आपकी जो पुरानी एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। देन आपका नया एग्रीमेंट फिर से चालू होता है, किसी भी तरह से अगर चेंज होता है तो। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स की हम अगर बात करें तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग सभी व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स चलाते हैं, कोई फोर व्हीलर चलाता है, ठीक है। तो आपने जो भी आप व्हीकल, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जो भी आप ड्राइव करते हैं, तो आपने ये चीज देखा होगा कि ड्राइविंग जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और वो जो इंश्योरेंस होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। दैट मींस इट मे बी फॉर द पर एनम, मतलब साल भर के लिए हो सकता है, इट मे बी फॉर 2 इयर्स, 3 इयर्स, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है हम जब भी कोई व्हीकल खरीदते हैं और अगर इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस का हमको कुछ पेपर्स दिया जाता है, दैट पेपर इज अ टाइप ऑफ डीड। वो जो पेपर, इंश्योरेंस का पेपर मिलता है, दैट इज अ टाइप ऑफ डीड, वो हमारे लिए एक तरह से एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसके बीच में, हमारे बीच में, और मोटर व्हीकल कंपनी जिस कंपनी से हमारी इंश्योरेंस करवा रही है उस इंश्योरेंस कंपनी से, कि अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कि अगर हमारा गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको
वादा कर रही है कि अगर आपका ऐसा कोई भी इंसिडेंस होता है तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेशन पे करेंगे। तो अगर कंपनसेशन हम आपको पे करेंगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पीरियड होगा। मान लीजिए अगर एग्रीमेंट हमारा 1 साल का है तो 1 साल तक के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमको कंपनसेट करेगी। तो उसी तरह से अगर 1 साल कंप्लीट हो जाता है, क्या हमारा जो एग्रीमेंट था वो कोई काम में आएगा? नो, कोई काम में नहीं आएगा। दैट मीन्स द एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर द सेड पीरियड विच इज मेंशन्ड ऑन दैट एग्रीमेंट। मीन्स एग्रीमेंट कोई भी वैलिड तभी होगा जितना पीरियड के लिए उसमें लिखा गया है। अगर एक बार आपका पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो वो एग्रीमेंट आपके काम नहीं आएगा, आपको फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा। एग्रीमेंट रिन्यू करवानी पड़ेगी, मतलब फिर से बनवानी पड़ेगी एग्रीमेंट। उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में अगर पहले आपका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट बना है, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनर के साथ कोई भी चेंजेस होता है या टर्म्स एंड कंडीशन में आप कोई भी चेंज करते हैं तो उस चेंज के साथ आपकी पुरानी एग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। दैट मींस उस पुराने एग्रीमेंट का अब कोई वजूद नहीं रह जाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम नया एग्रीमेंट बनाते हैं। मतलब अगर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया तो हम एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं और दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर ऑफ इन canceling the old agreement and converting it into the new agreement, that particular whole process is known as reconstitution of partnership। इस पूरे प्रोसीजर को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम कई और नाम से भी जानते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रीशफलिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग। तो ये जितने अलग-अलग नाम हैं ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे दिया हूँ, लेकिन इसको एक्चुअल में हम जो नॉर्मल बोलचाल के लैंग्वेज में यूज करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इज फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई थिंक आपको ये जो टॉपिक मैंने समझाया है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरकमस्टेंसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। मींस हम जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये ऐसे कौन कौन से सरकमस्टेंसेस हैं जिसके बेसिस पे आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। कहने का मतलब है वो ऐसे कौन कौन से परिस्थितियां हैं, वो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। उन कंडीशंस को अब हम देखते चलते हैं और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर 1 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हाट कंडीशंस द रिकॉन्स्टिट्यूशन विल हैपन। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन के सर्कमस्टेंसेस हैं। तो मैंने इस सर्कमस्टेंसेस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने चाहा है। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में दिख रहा है, फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दैट मींस अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले एबीसी पार्टनर थे मान लीजिए, उनका रेशियो था 3:1, बाद में इन लोगों ने अपना रेशियो चेंज कर लिया, चेंज करके बोल दिया 2:1 में हम क्या करेंगे, हमारा शेयर प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी 3 पार्टनर थे, अभी भी 3 पार्टनर है। चेंज क्या हुआ, खाली इनके बीच का रेशियो। पहले रेशियो था 3:1, बाद में रेशियो हो गया 2:1। दैट मींस रेशियो चेंज हुआ तो उस कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन करना जरूरी होगा। देन इसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कभी भी बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो उस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना जरूरी होगा। अब नया पार्टनर आता है, इस बारे में अगर हम बात करें तो कैसे, मान लीजिए पहले हमारे पास बिजनेस में ए बी सी ये 3 पार्टनर थे, तीनों मिलके बिजनेस संभाल रहे थे। अब इनके बीच में एक नया पार्टनर आ गया,
तो भाई जाहिर सी बात है पार्टनर तो आ सकता है ना, क्यों? अगर नया पार्टनर आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ कुछ पैसा लेके आएगा, तो पैसा आएगा तो बिजनेस के लिए ही तो अच्छा होगा, बिजनेस का प्रोडक्शन हम और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मान लीजिए कोई नया पार्टनर आया और उस नया पार्टनर का नाम हो गया डी। तो इसका मतलब ये है कि ए, बी और सी ये पहले के पुराने पार्टनर्स हैं, और अब जो है हमारा नया पार्टनर डी हमको ज्वाइन कर लिया। तो जाहिर सी बात है पहले अगर मेरा रेशियो 3:1 था, तो अब मेरा रेशियो कुछ ना हो तो मान लीजिए 2:1, कहीं तो रेशियो चेंज होगा ना, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर को भी तो अब प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा ना। तो नया पार्टनर को अगर हम प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं तो उस कंडीशन में फिर से मेरा रेशियो चेंज हुआ, और रेशियो चेंज होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन वापस हमको करना पड़ेगा। देन इसके बाद अगर हम देखें रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर कहने का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए अब 4 पार्टनर है, ए, बी, सी और डी। ये 4 पार्टनर आपके बिजनेस में हैं, और ये चारों पार्टनर में कोई एक पार्टनर बोल रहा है कि भाई मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कि उसका मान लीजिए एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए एक पार्टनर खत्म हो गए। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर बिजनेस को स्विच कर देता है, स्विच कर देता है कहने का मतलब है कि बिजनेस को छोड़ देता है। पहले हमारे पास 4 पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ दिए, तो जाहिर सी बात है वापस आ गए 3 पार्टनर। तो अब जो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट अब कितने लोगों के बीच में होगा? 3 लोगों के बीच में होगा, ना कि 4 के बीच में, बिकॉज चौथा जो पार्टनर है वो अब बिजनेस को छोड़ रहा है। अगर वो बिजनेस को छोड़ेगा तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है प्रॉफिट का, अब फ्यूचर प्रॉफिट्स जो भी होंगे उसमें भी उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर फ्यूचर प्रॉफिट में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा तो अब प्रॉफिट जो है वापस 3 लोगों के बीच में बटेगा। तो इस कंडीशन में फिर से आपकी रेशियो चेंज हो रही है, देन आपको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसके अलावा डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कभी खत्म हो जाता है तब भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर जो है वो किसी एक्सीडेंट से, या कोई पार्टनर जो है किसी बीमारी से, या बहुत एज हो जाने की वजह से अगर पार्टनर रहते रहते वो खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें फिर से वापस रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब, ये जो हमने 4 कंडीशन देखे, इसके बाद अभी एक और कंडीशन है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर ए, बी, सी तीनों मिलके बिजनेस रन कर रहे हैं, उनमें से एक पार्टनर जो है वो बिजनेस में कई मतलब पैसे उसके बहुत ज्यादा उधारी हो गए, वो बिजनेस में पैसा पे नहीं कर पा रहा है, या वो किसी तरीके से दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा वो तो अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो वो बिजनेस को स्विच कर जाएगा। तो अगर एबीसी में से एक पार्टनर मान लो बी जो है वो स्विच कर गया, तो बचा ए और सी, मतलब ए और सी मिलके अब बिजनेस को रन करेंगे। तो उस कंडीशन में फिर से आपका रेशियो चेंज होगा, तो वहां पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन आपको फिर से करना पड़ेगा फर्म का। और लास्ट कंडीशन है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म कहने का मतलब है कि अगर कभी भी आपका 2 फर्म एमलगमेट हो जाते हैं, एमलगमेट कहने का मतलब है आपके 2 फर्म ज्वाइन हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो है पार्टनरशिप जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर ये 2 फर्म कैसे जुड़ जाएंगे? अब 2 फर्म जुड़ जाएंगे कहने का मतलब है जैसे कि आपने देखा है अभी कई सारे जो टेलीकॉम कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो आपस में मर्जअप हो गई है। जैसे वोडाफोन आइडिया मर्जअप हो चुकी है। तो भाई वोडाफोन पहले अपना अलग प्रॉफिट शेयरिंग चलता था, आइडिया का मान लीजिए पहले अलग प्रॉफिट शेयरिंग। अब दोनों अगर अमलगमेट हो जाते हैं, दोनों अगर आपस में जुड़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले जो प्रॉफिट का हिस्सा था उसमें कुछ तो चेंज होगा। पहले हो सकता था मैं अकेला एक रोटी खाता था, अब मेरे वही रोटी पे हिस्सेदार 2 बन गए, तो जाहिर सी बात है मेरा शेयर कम होगा ना।
पहले एक रोटी खाता था, अब हो सकता है 50% हो जाए, हो सकता है 40% हो जाए, हो सकता है 60-70%, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी अगर परसेंटेज हो सकता है तो जाहिर सी बात है रेशियो भी चेंज हो सकता है, और जब जब रेशियो चेंज होगा तब तब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये टोटल 6 कंडीशन को बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कभी भी होगा तो इन्हीं 6 कंडीशन के अंडर में ही होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको एक पॉइंट लिख के दिया गया है, ड्यू टू चेंज इन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स और टू एक्सटेंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, ऑफन पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि पार्टनर कई बार अपना कैपिटल चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था। कई बार पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा लगाना चाहते हैं, तो कोई पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेना चाहते हैं। तो इनके वजह से कई बार हमारा रेशियो चेंज होता है। इसके अलावा कई बार हमारे बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारी पकड़ बिजनेस में और मजबूत हो जाए, बिजनेस में हमारी शेयरिंग और ज्यादा बढ़ जाए, ताकि हम मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर्स में भी हम दखल अंदाजी कर सके। तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है, शेयर बढ़ता या कम अगर होता है तो उसमें भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। तो इन सभी के वजह से हमको अक्सर रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। बट दिस चेंज इन पीएसआर अफेक्ट्स गुडविल। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर कभी भी हुआ तो वो कौन कौन से टॉपिक नीचे में देखिए, गुडविल, मैं मेरा कर्सर को लेके जा रहा हूं, देखिए गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे कॉमन हेड्स है जिन पे इसका फर्क पड़ता है। दैट मींस अगर कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर कभी भी आपके बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है आपके बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होगा, तो उस कंडीशन में बिजनेस की गुडविल, बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में जो भी रिवैल्यूएशन, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस होंगे, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में जो भी चेंजेस होंगे, वो सब इफेक्ट्स जो हैं इस चेंज इन रेशियो के वजह से, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के वजह से उसमें जरूर पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप जब कभी भी रेशियो चेंज होगा बिजनेस में, तो अगर क्वेश्चन में गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ भी अगर दिया है, तो उस चेंज का इफेक्ट आपको इसमें भी दिखाना जरूरी है। क्लियर है? आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, और हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग चेंज इन पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि जब कभी भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है, तो उस एडजस्टमेंट का ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनमें इफेक्ट होगा, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले नीचे दिखाया, उन्हीं चीज को मैं अब पॉइंट वाइज दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले हमको निकालना जो पड़ेगा, दैट इज द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपको पहले 3 रुपए मिलता था, बाद में कोई चेंज होने की वजह से बिजनेस में अब आपको खाली 2 ही रुपए मिल रहे हैं। दैट मीन्स 3 से आप 2 में आ गए, मतलब 1 रुपए की चेंज आई ना, तो वो 1 रुपए जो है वो आपके लिए सैक्रिफाइस होगा कि गेन। सैक्रिफाइस मतलब जब आपका हिस्सा कम हो जाता है, गेन मतलब जब आपका हिस्सा बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर इस तरीके का कंडीशन आता है कि आपको पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिला, तो उसको सैक्रिफाइसिंग कहेंगे। और अगर कभी भी आपको पहले कम मिल रहा था लेकिन अब चेंज के बाद ज्यादा हो गया आपका हिस्सा, तो उसे गेनिंग कहेंगे। गेनिंग किस तरीके से? गेनिंग का भी एक एग्जांपल मान लीजिए, पहले आपको 4 रुपए मिलते थे, अब आप बिजनेस में फिर से जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ बिजनेस का, तब आपका हिस्सा बढ़ के 6 रुपीज हो गए। तो इसका मतलब पहले 4 रुपीज था, अब 6 रुपीज हो गए, तो बीच में डिफरेंस कितने का आया? 2 रुपीज का। दैट मीन्स 2 रुपीज आपको जो है गेन हुआ, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए हमेशा याद रखना, सेक्रीफाइसिंग में हमको हमारा
प्रॉफिट शेयरिंग कम मिलता है, कम हो जाता है, और गेनिंग में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ जाता है, मतलब हमारा हिस्सा बढ़ जाता है, शेयर जो है बिजनेस में बढ़ जाता है। तो कभी भी अगर बिजनेस में पीएसआर चेंज होता है तो उस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग या तो आपको गेनिंग रेशियो, दोनों में से एक निकालना पड़ेगा ही। चलिए आगे देखते हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि गुडविल अगर कभी भी दिया रहेगा तो गुडविल में इसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसको भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया था। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में भी इसको दिखाना पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, बिजनेस के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है उन सभी पे इसका इफेक्ट हमको दिखाना पड़ेगा। दैट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में जो चेंजेस आएंगे, मान लीजिए पहले ए का कैपिटल 10,000 था, बाद में उसने क्या किया 20,000 अपना कैपिटल कर लिया, तो 10,000 रुपए का जो चेंज आया उस चेंज उसको भी एडजस्टमेंट के तौर पे दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ पॉइंट्स आपको लिख के दिए गए, जब भी आप क्वेश्चन बनाइए इस चैप्टर का तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इन पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट है तो आपको वहां पे उसका वर्किंग नोट या फिर उसका एडजस्टमेंट शो ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको आज अभी मैंने जितना टॉपिक बताया है ये सारे टॉपिक आपको समझ आए होंगे। अगर आपको टॉपिक्स नहीं समझ आते हैं, कोई टॉपिक में भी डाउट है, तो नीचे दिया हुआ मेरा जो लिंक है उन लिंक्स में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज से जो ये लेक्चर का फिर से मैंने जो सीरीज चालू किया है पार्टनरशिप का, ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर लेक्चर में छोटा छोटा पार्ट जो है आपको समझा सकूं। मैं ज्यादा लेंदी लेक्चर अब नहीं बनाऊंगा, आपको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको लेक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको भी वही सेम टॉपिक्स जो है रिपीट करनी पड़ेंगी अपने बुक से। जब आप रिपीट करेंगे तभी आपको कोई भी चीज थॉरोली समझ आएगा। तो मैं जल्द ही अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड होगा, उस वीडियो के साथ मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर।